हेलो फ्रेंड्स, आज आपके और हमारे ज्ञान दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैंने इससे पहले भी काफ़ी वीडियो डाल दी हैं और आज हमारा टॉपिक है राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसके बारे में हम दोस्तों चर्चा करेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग भी रिट और पटवार के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग है वो भाग 14 में है। राजस्थान लोक सेवा आयोग है भाग 14 में है। कल हमने हाईकोर्ट पढ़ा था दोस्तों, वो भाग 6 में है। आरपीएससी है वो भाग 14 में है, क्योंकि भाग 14 में दोस्तों प्रशासनिक अधिकरण से संबंधित जो विभाग हैं वो भाग 14 में आते हैं, और राजस्थान लोक सेवा आयोग है भाग 14 में है दोस्तों, याद रखना। अब दोस्तों इनके अनुच्छेद हैं वो है 16, 234 और 315 से लेकर 323 तक जो अनुच्छेद हैं वो आरपीएससी से संबंधित हैं। दोस्तों अनुच्छेद आपको याद रखने हैं, एक 16 है, एक 234 है, उसके बाद 315 से लेकर 323 तक अनुच्छेद है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित है दोस्तों। अगर हम बात करें अनुच्छेद 16 की दोस्तों, तो अनुच्छेद 16 इनडायरेक्टली राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित है। जैसे दोस्तों अनुच्छेद 16 है उस पे आरपीएससी में जो सरकारी नौकरी दी जाती है उसमें समता होती है। जैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे आर्मी की वैकेंसी है तो उसमें कम हाइट है या फिजिकल ठीक नहीं है तो उनको नहीं लिया जाता दोस्तों, लेकिन आरपीएससी है उनमें कोई विकलांग आदमी है, हैंडीकैप्ड है तो वो भी जा सकता है। तो सरकारी नौकरी में समता है दोस्तों वो अनुच्छेद 16 से, इसलिए ये आरपीएससी से संबंधित है दोस्तों। उसके बाद करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 234 की बात। तो अनुच्छेद 234 है उसमें राज्यपाल है दोस्तों, वो जिला जो न्यायाधीश होते हैं, जिला न्यायाधीश हैं, उनकी नियुक्ति के साथ आरपीएससी में भी नियुक्ति कर सकता है दोस्तों, लेकिन राजस्थान उच्च न्यायालय है उनके न्यायाधीश से परामर्श के बाद ही ऐसा कर सकता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 234 है, आरपीएससी की नियुक्ति की जा सकती है जो न्यायिक सेवा से संबंधित लोग हैं उनसे। उसके बाद 315 से 323 तक दोस्तों आरपीएससी लोक सेवा आयोग से संबंधित हैं जो मेन हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं दोस्तों। राजस्थान लोक सेवा आयोग एक सलाहकारी और परामर्शदात्री निकाय है दोस्तों। आरपीएससी है वो एक सलाहकारी है, सलाह देने वाली है, और परामर्शदात्री यानी परामर्श देने वाली निकाय है, यानी इनको सरकार के लिए मानना कोई बाध्यकारी नहीं है, वो चाहे तो नहीं भी मान सकती है, लेकिन आरपीएससी सलाह दे सकती है कि इतनी वैकेंसी की जरूरत है, हमें ये चाहिए दोस्तों। इसलिए ये एक सलाहकारी और परामर्शदात्री निकाय है, लेकिन सरकार इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। और दोस्तों इसको ISO 9001:2008 दोस्तों प्रमाण पत्र मिला हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रमाण पत्र मिला हुआ है, तो 2001 2008 प्रमाण पत्र मिला हुआ है दोस्तों। ये एक संवैधानिक संस्था है, संविधान यानी इनका उल्लेख संविधान में हो चुका है। अगर दोस्तों लगभग 1950 से हमारा संविधान बना था, उससे पहले जो संस्थाएं बनी हैं लगभग वो सभी दोस्तों संवैधानिक संस्था हैं। 1950 से पहले किन्हीं का गठन हुआ है तो वे संवैधानिक संस्थाएं हैं, और आरपीएससी का गठन है दोस्तों 20 अगस्त 1949 को हुआ था, इसलिए आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है। याद रखना दोस्तों, पूछ लिया जाता है कि संवैधानिक संस्था है, सांविधिक संस्था है, कौन सी संस्था है, तो ये एक संवैधानिक संस्था है, संविधान में इसका उल्लेख है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, स्वतंत्रता से पूर्व 3 देशी रियासतों में स्वयं की आरपीएससी थी। यानी दोस्तों हमारा देश आज़ाद हुआ था और राजस्थान एकीकरण से पहले की बात है दोस्तों, देश की आज़ादी के पहले की बात है। उस टाइम भी हमारी जो रियासतें होती थी, 3 ऐसी रियासतें हैं जिनमें खुद की आरपीएससी थी, यानी खुद ये नौकरी दिया करते थे। तो दोस्तों पहली है जोधपुर, और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1939 में, 1939 में। उसके बाद है दोस्तों जयपुर, और जयपुर की स्थापना हुई थी 1940 में। उसके बाद दोस्तों तीसरी है और बीकानेर की स्थापना 1940 में हुई थी दोस्तों। तो स्वतंत्रता से पूर्व 3 ऐसी देशी रियासतें थी जिनमें खुद की आरपीएससी संस्थाएं थी, और ये कहाँ थी, तो जोधपुर,
जयपुर और बीकानेर। दोस्तों नाम याद रखना, सबसे पहले जो आरपीएससी बनी थी वो जोधपुर में बनी थी 1939 में, उसके बाद जयपुर में 1940 में, उसके बाद बीकानेर में 1946 में। तो 3 ऐसे देसी रियासतें हैं दोस्तों राजस्थान में जिनमें खुद की आरपीएससी संस्था थी। नेक्स्ट चलते हैं। 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश जारी हुआ और 20 अगस्त 1949 को जयपुर में आरपीएससी की स्थापना हो गई थी दोस्तों। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना आप, अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो राजस्थान उच्च न्यायालय भी सबसे पहले जोधपुर में था और उनकी स्थापना 29 अगस्त 1949 को जयपुर में हुई थी। इसी प्रकार दोस्तों 20 अगस्त 1949 को आरपीएससी की स्थापना भी जयपुर में ही हुई थी। अध्यादेश जारी कब हुआ था यह भी ध्यान रखना, 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश जारी हुआ और 20 अगस्त 1949 को जयपुर में आरपीएससी की स्थापना हुई दोस्तों। लेकिन उसके बाद 1956 और 58 में की बात है दोस्तों। 1956 में सत्यनारायण राव समिति आई थी, उसकी सिफारिश पर सबका अलग अलग विभाग कर दिया था दोस्तों। तो आरपीएससी विभाग है वो अजमेर चला गया, हाई कोर्ट है वो जोधपुर चला गया। तो दोस्तों इस प्रकार इनके विभाग बांट दिए अलग अलग। तो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर 1956 में आरपीएससी का मुख्यालय अजमेर ट्रांसफर कर दिया गया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे पहले आरपीएससी की स्थापना कब और कहां हुई। तो आरपीएससी की स्थापना सबसे पहले दोस्तों 20 अगस्त 1949 को, कब 20 अगस्त ध्यान रखना है दोस्तों, 16 अगस्त मत कर देना, 20 अगस्त 1949 को जयपुर में हुई थी। और दोस्तों सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर 1956 में आरपीएससी का मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। तो ऐसा भी पूछा जाता है कि कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। तो वो है दोस्तों सत्यनारायण राव समिति। तो ये दोनों लाइनें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह से आप देख लेना। सबसे पहले आरपीएससी की स्थापना जयपुर में 20 अगस्त 1949 को, 1956 में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो दोस्तों इसको लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, अब पढ़ते हैं हम अनुच्छेद। आरपीएससी का अनुच्छेद हमने दोस्तों 216 और 234 ऊपर पढ़ लिए हैं दोस्तों, 216 और 234। 216 में मैंने बता दिया कि जो सरकारी नौकरी है उनमें समता है दोस्तों। अगर आरपीएससी में कोई सिलेक्ट होता है तो ऐसा नहीं देखा जाएगा कि वो हैंडीकैप्ड है या बीमारी भी है छोटी मोटी, तो दोस्तों वो सिलेक्ट हो जाता है। शारीरिक रूप से सही नहीं है, विकलांग है तो भी वो सही हो जाता है, दिवालिया पागल नहीं होना चाहिए दोस्तों। लेकिन ये आर्मी वगैरह भर्ती होती है उनमें दोस्तों उनको निकाल दिया जाता है जो शारीरिक दृष्टि से ठीक नहीं होते। चलिए दोस्तों अनुच्छेद 315(1), सबसे पहले है अनुच्छेद 315(1). तो इसमें दे रखा है दोस्तों कि प्रत्येक संघ के लिए एक यूपीएससी, प्रत्येक संघ है दोस्तों, संघ के लिए एक यूपीएससी और प्रत्येक राज्य के लिए दोस्तों एक आरपीएससी होगी, सॉरी एसपीएससी होगी, लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, एसपीएससी। दोस्तों प्रत्येक संघ के लिए एक यूपीएससी होगी और प्रत्येक राज्य के लिए एक एसपीएससी होगी। क्योंकि हमारा राजस्थान है इसलिए दोस्तों यहाँ आरपीएससी बोलते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग। तो अनुच्छेद 315(1) के अंतर्गत यह कहा गया है कि प्रत्येक संघ के लिए एक यूपीएससी और प्रत्येक राज्य के लिए एक एसपीएससी स्थापित होगी। और दोस्तों उसके बाद चलते हैं अनुच्छेद 315(2). अनुच्छेद 315(2) में दिया गया है दोस्तों कि संयुक्त लोक सेवा आयोग भी हो सकता है, यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की जा सकती है, जिसको बोलते हैं दोस्तों संयुक्त लोक सेवा आयोग, तो जिसको बोलते हैं जेपीएससी। तो जेपीएससी दोस्तों ध्यान रखना 315(2) के अंतर्गत, यानी संयुक्त लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग है, उसकी स्थापना अनुच्छेद 315(2) के तहत दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। राष्ट्रपति है संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करता है और ये अनुच्छेद दोस्तों 315(2) है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं 316(1) की तरफ। अनुच्छेद 316(1) क्या कहता है कि आरपीएससी अध्यक्ष है वह सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है दोस्तों। 316(1) के अंतर्गत नियुक्ति आती है अध्यक्ष और सदस्यों की,
क्या आती है, अध्यक्ष और सदस्य हैं उनकी दोस्तों नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 316 एक के अंतर्गत। और नियुक्तिकर्ता कौन है दोस्तों, तो वो करते हैं राज्यपाल। नियुक्ति का ध्यान रखना, नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, हटा राष्ट्रपति सकते हैं। संयुक्त लोक सेवा आयोग है दोस्तों, उनकी गठन है, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन जो आरपीएससी है, राजस्थान लोक सेवा आयोग है, उनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उसके बाद है दोस्तों 316(2). 316(2) में हमें कार्यकाल दिया होता है दोस्तों, पदावधि भी कह सकते हैं, कार्यकाल, पदावधि या कार्यकाल दोस्तों। कार्यकाल कितना होता है, तो ये हमें ध्यान रखना होता है कि जो आरपीएससी है उनके अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो दोस्तों 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। कौन सा, 6 वर्ष या 62 वर्ष दोस्तों, जो भी पहले हो। जैसे आज नियुक्ति हो गई तो आज नियुक्ति के तुरंत 6 साल बाद दोस्तों उसी डेट को उनको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले भी अगर वो 62 ईयर्स के हो जाते हैं तो दोस्तों उनको अपने पद से त्याग देना पड़ेगा, यानी पद छोड़ देना होगा। तो इनका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी दोस्तों पहले है। अनुच्छेद 316(2). तो ये ध्यान रखना दोस्तों, अनुच्छेद 316(2). 300 तो सभी में चल रहे हैं, तो यहाँ ये 62 दे रखा है दोस्तों। 62 का मतलब है कि इनकी आयु है 62 वर्ष होती है, 6 वर्ष होती है, 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। और दोस्तों पहले 41वां संविधान संशोधन है, उसके बाद ही ये 60 वर्ष से 62 वर्ष की गई, पहले 60 वर्ष थी दोस्तों। इनका कार्यकाल था, आरपीएससी अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल पहले 60 वर्ष था। लेकिन 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, आपको अच्छी तरह से याद है, 41वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है दोस्तों, उसके अंतर्गत आरपीएससी का अध्यक्ष है और सदस्य है, उनकी आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। और दोस्तों अगर यूपीएससी कहें तो यूपीएससी की होती है 65 वर्ष, ये भी ध्यान रखना साथ। यूपीएससी अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 65 वर्ष। तो यूपीएससी और आरपीएससी में इतना फर्क है दोस्तों, एक तो कार्यकाल का फर्क है कि कार्यकाल है आरपीएससी का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो, और यूपीएससी का कार्यकाल दोस्तों 65 वर्ष होता है। और पहले ये 60 वर्ष था, लेकिन 41वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इनकी आयु है 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई दोस्तों। और उसके बाद है दोस्तों अनुच्छेद 317। अनुच्छेद 317 क्या कहता है दोस्तों, कि पद मुक्त, इनको पद से मुक्त कौन कर सकता है। ये अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं दोस्तों, खुद त्यागपत्र दे सकते हैं, और अगर कदाचार का मामला हो तो इन्हें हटाया भी जा सकता है। तो एक तो इनका कार्यकाल होता है दोस्तों 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो, इनके बाद तो हट ही जाते हैं। लेकिन अगर पद मुक्त की बात आए तो दोस्तों अगर दोषी ठहराया जाता है न्यायालय के द्वारा तो राष्ट्रपति इन्हें पद मुक्त कर सकता है। कौन, राष्ट्रपति दोस्तों, राष्ट्रपति है, इन्हें पद मुक्त कर सकता है, ये ध्यान रखना दोस्तों। अगर ये न्यायालय द्वारा दोषी पाए जाते हैं तो इनको राष्ट्रपति पद मुक्त कर सकता है, और ये राष्ट्रपति को त्याग पत्र भी दे सकते हैं दोस्तों। चलिए अनुच्छेद 318। अनुच्छेद 318 में दोस्तों शर्तें हैं, सेवा शर्तें, किसकी, अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें। क्या है दोस्तों, अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें हैं। और सेवा शर्तें दोस्तों अनुच्छेद 318 के अंतर्गत राज्यपाल होता है, वो निर्धारित करता है। सेवा शर्तें निर्धारित कौन करता है, राज्यपाल, ये भी ध्यान रखना। अध्यक्ष व सदस्य हैं, उनकी सेवा शर्तें हैं, और इनको निर्धारित किया जाता है राज्यपाल के द्वारा, तो ये भी ध्यान रखना दोस्तों। उसके बाद है 319। 319 में दोस्तों पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध है, ध्यान रखना, पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध, इतनी कुछ तो नहीं पूछे जाते दोस्तों इनके बारे में। अनुच्छेद 320 है, उसमें आरपीएससी के कर्तव्य हैं, आरपीएससी क्या काम है वो दे रखे हैं दोस्तों। अगर 321 की बात करें तो दोस्तों कर्तव्यों में क्या विस्तार है, यानी विस्तार से वर्णन किया गया है कि इनके ड्यूटीज क्या क्या हैं। उसके बाद दोस्तों 322 है, उनमें व्यय से संबंधित है, यानी बजट से संबंधित है, कितना खर्चा हुआ, ये अनुच्छेद 322 के अंतर्गत आता है दोस्तों। फिर आता है नेक्स्ट 323। दोस्तों 323 है वो इंपॉर्टेंट है कि प्रतिवेदन है। प्रतिवेदन किसको सौंपते हैं, प्रतिवेदन दोस्तों राज्यपाल को सौंपते हैं, चाहे वो आरपीएससी हो चाहे वो जेपीएससी हो। संयुक्त लोक सेवा आयोग है दोस्तों, वो भी अपना प्रतिवेदन किसको सौंपते हैं, राज्यपाल को, संबंधित राज्यपाल है उनको सौंपते हैं। और दोस्तों अगर आरपीएससी या एसपीएससी है तो दोस्तों राज्यपाल को अपना प्रतिवेदन देते हैं। प्रतिवेदन किनको देते हैं, राज्यपाल को दोस्तों। ध्यान रखना अनुच्छेद 323 इंपॉर्टेंट है, ये राज्यपाल को अपना
प्रतिवेदन देते हैं। कौन? आरपीएससी अध्यक्ष और सदस्य अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को देते हैं। नेक्स्ट चलिए दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम अध्यक्ष की दोस्तों। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, बहुत ही बार पूछा गया है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है? वो है एस के घोष। एस के घोष दोस्तों, एस के घोष। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के दोस्तों प्रथम अध्यक्ष हैं वो है एस के घोष। और अगर बात करें हम दोस्तों राजस्थान में जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है सर्वाधिक कार्यकाल तक कौन रहे? तो वो रहे थे दोस्तों डीएस तिवारी। कौन? डीएस तिवारी। डीएस तिवारी। डीएस तिवारी दोस्तों सर्वाधिक कार्यकाल तक रहे थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग में सर्वाधिक कार्यकाल है वो है डीएस तिवारी का। अगर हम कम कार्यकाल की बात करें दोस्तों, न्यूनतम कार्यकाल की बात करें तो वो है पीएस यादव। कौन है? पीएस यादव। पीएस यादव दोस्तों, पीएस यादव हैं, इनका न्यूनतम कार्यकाल है। तो दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्रथम अध्यक्ष एस के घोष। अगर सर्वाधिक कार्यकाल की बात करें तो डीएस तिवारी। अगर न्यूनतम कार्यकाल की बात करें दोस्तों तो पीएस यादव है। और वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वो है भूपेंद्र सिंह। डीजीपी है दोस्तों भूपेंद्र सिंह। और भूपेंद्र सिंह से पहले दोस्तों दीपक उप्रेती थे, तो उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया और अब है वर्तमान में अध्यक्ष है भूपेंद्र सिंह दोस्तों। और ये 2020 में नियुक्त हुए। 2020 में नियुक्त हुए हैं। उसके बाद है दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजस्थान में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है? दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या है 8। वर्तमान में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या है दोस्तों 8। तो इनमें 3-4 बार परिवर्तन हो गया दोस्तों। अगर हम सबसे पहले बात करें तो सदस्यों की संख्या 3 थी और वर्तमान में दोस्तों 8 हैं। तो दोस्तों मैं नीचे बता देता हूं आपको, सबसे पहले जो परिवर्तन हुआ दोस्तों 1968 में हुआ। 1968 में राजस्थान लोक सेवा आयोग है, उनके सदस्यों की संख्या दोस्तों 3 की गई, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। 1968 में 3 हुए थे दोस्तों, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य, यानी टोटल 3 थे। उसके बाद दोस्तों 1973 की बात आई। 1973 में दोस्तों 4 सदस्य बढ़े, 4 सदस्य, यानी 3 सदस्य 1 अध्यक्ष दोस्तों। उसके बाद 1981 में दोस्तों 73 के बाद 1981 में दोस्तों 6 सदस्य थे, यानी 5 सदस्य और 1 अध्यक्ष दोस्तों। और उसके बाद में 2011 की बात है दोस्तों, 2011 में इनके जो सदस्य हैं वो हो गए दोस्तों 1 + 7। टोटल कितने हो गए? 8, यानी 1 अध्यक्ष और 7 सदस्य दोस्तों। तो ये हैं 1968 में 2 सदस्य 1 अध्यक्ष, 73 में 3 सदस्य 1 अध्यक्ष, 81 में 5 सदस्य 1 अध्यक्ष, 2011 में 7 सदस्य 1 अध्यक्ष दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग है उनमें अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो हमें बतानी है 3 अध्यक्ष सहित हैं दोस्तों। ये ध्यान रखना, अगर अध्यक्ष सहित नहीं पूछे तो इनमें एक कम कर देना है। और दोस्तों एक कम करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। चलिए नेक्स्ट है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन का अधिकार किसे है? तो दोस्तों ये है राष्ट्रपति को अधिकार। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग का अधिकार है दोस्तों राष्ट्रपति को। किनको? राष्ट्रपति को, यानी प्रेसिडेंट को अधिकार है कि वो संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर सकते हैं। तो ये है राष्ट्रपति को अधिकार दोस्तों। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के गठन का अधिकार है, वो है दोस्तों राष्ट्रपति को। उसके बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पात्र होते हैं। तो दोस्तों ये भी बता दूं आपको कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है वो जो संघ लोक सेवा आयोग है यूपीएससी है दोस्तों। यूपीएससी में अध्यक्ष भी बन सकता है और सदस्य भी बन सकता है। यूपीएससी में अध्यक्ष भी बन सकता है, सदस्य भी बनता है, लेकिन दोस्तों आरपीएससी में वो अध्यक्ष नहीं बन सकता। अगर सदस्य की बात करें तो दोस्तों ये आरपीएससी में तो अध्यक्ष बन सकता है, सिर्फ आरपीएससी में क्या बन सकता है? अध्यक्ष बन सकता है। और दोस्तों यूपीएससी में सदस्य व अध्यक्ष दोनों बन सकता है। तो आरपीएससी अध्यक्ष है वो यूपीएससी में अध्यक्ष व सदस्य दोनों बन सकता है।
और जो आरपीएससी सदस्य है दोस्तों, वो आरपीएससी अध्यक्ष भी बन सकता है और यूपीएससी में सदस्य व अध्यक्ष बन सकता है दोस्तों। लेकिन इतना ध्यान रखना दोस्तों कि उनकी आयु है वो 62 वर्ष से अधिक न हो। ये भी बात, ये सदस्य है वो आरपीएससी अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन इनकी आयु है वो 62 वर्ष से अधिक न हो। और अध्यक्ष है दोस्तों, जो यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है क्योंकि उनकी एज होती है 65 वर्ष। तो 65 वर्ष से पहले वो बन सकता है अध्यक्ष। अध्यक्ष तो बन सकता है दोस्तों क्योंकि 62 वर्ष की एज के बाद ही वो सेवानिवृत्त होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वो 3 वर्ष के लिए बन सकता है। उसके बाद दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्रशासनिक कार्य किस अधिकारी द्वारा संपन्न किया जाता है। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग उसका प्रशासनिक कार्य भी तो होता है, तो प्रशासनिक कार्य किस अधिकारी के द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों वो किया जाता है सचिव के द्वारा। किसके द्वारा? सचिव के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्रशासनिक कार्य किसके द्वारा संपन्न किया जाता है, तो वो किया जाता है सचिव के द्वारा। राजस्थान लोक सेवा आयोग है उसका प्रशासनिक कार्य सचिव के द्वारा किया जाता है दोस्तों। और इनका कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष होता है, क्योंकि आरपीएससी अध्यक्ष व सदस्यों की बात करें दोस्तों तो उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष, लेकिन इनका कार्यकाल दोस्तों 5 वर्ष ही होता है। और दोस्तों, अगर हम प्रथम सचिव की बात करें तो वो थे श्याम सुंदर, 20 जनवरी 1950 को अध्यक्ष बने थे। उसके बाद दोस्तों, ये सचिव होता है, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस अधिकारी होता है दोस्तों। आईएएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस दोस्तों, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी होता है। ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रशासनिक कार्य किस अधिकारी द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों वो सचिव के द्वारा किया जाता है। और इनकी आयु है वो 5 वर्ष से ज्यादा ना हो दोस्तों। और ये आईएएस अधिकारी रैंक का होता है दोस्तों। सचिव कौन होता है? आईएएस अधिकारी होता है। उसके बाद दोस्तों, कार्यवाहक अध्यक्ष। तो दोस्तों, कार्यवाहक अध्यक्ष कौन हो सकता है? अगर अध्यक्ष किसी कारण से हट जाए, एक्सपायर हो जाए दोस्तों, तो आरपीएससी का जो वरिष्ठ सदस्य है दोस्तों, कौन सा सदस्य? वरिष्ठ सदस्य। वरिष्ठ सदस्य है वो आरपीएससी के अध्यक्ष पद के लिए कार्यभार संभालेगा दोस्तों। आरपीएससी का कार्यभार कौन संभालेगा? जो वरिष्ठ सदस्य है, जब तक नए सदस्य की या अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती। और दोस्तों, ये होना भी जरूरी नहीं है, अगर राज्यपाल वो चाहें तो इसे कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में चुन सकते हैं दोस्तों, वरना ये भी जरूरत नहीं है कि वरिष्ठ जो सदस्य है वही कार्यवाहक बने, अध्यक्ष बने। बगैर अध्यक्ष भी काम चल जाता है दोस्तों। 3-4 महीने के लिए ऐसा राजस्थान में हुआ भी है एक बार कि वरिष्ठ सदस्य उनको अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं बनाया गया, और दोस्तों 2 महीने के बाद ही राजस्थान लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई थी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष अपनी रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? तो हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, ये अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपते हैं। किसको? राज्यपाल को दोस्तों। ये अपनी रिपोर्ट है वो राज्यपाल को सौंपते हैं। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है और सदस्य है अपनी रिपोर्ट किसे सौंपते हैं? राज्यपाल को सौंपते हैं दोस्तों। और राज्यपाल है वो विधानमंडल, जो भी राज्यपाल होगा दोस्तों अपने विधानमंडल में ले जाएगा, तो विधानमंडल के समक्ष रखता है। राज्यपाल को रिपोर्ट कहाँ रखता है? विधानमंडल के समक्ष रखता है दोस्तों, विधानमंडल के समक्ष रख देगा। और तो ये सदस्य अपने कहाँ किसको रिपोर्ट देते हैं दोस्तों? तो अपनी वार्षिक रिपोर्ट का प्रतिवेदन किसे सौंपते हैं दोस्तों? राज्यपाल को सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते कहाँ से मिलते हैं? राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं उनके वेतन भत्ते दोस्तों राजस्थान की संचित निधि पर निर्भर होते हैं। राज्य की संचित निधि या समेकित निधि का हो दोस्तों, राज्य की संचित निधि दोस्तों, ये राज्य की समेकित निधि पर निर्भर होते हैं, राज्य की संचित निधि पर निर्भर होते हैं। राज्य की संचित निधि, जो भी राज्य होगा दोस्तों उनके संचित निधि पर ये निर्भर होंगे। इनके वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि द्वारा दिए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग की सांख्यिक संरचना में संभाग। दोस्तों, अगर संभागों की बात करें तो इनको 6 संभागों में बांटा गया है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। एक बार आया भी चाहिए क्वेश्चन कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की सांख्यिक संरचना में कितने संभाग हैं, तो दोस्तों 6 संभाग हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की सांख्यिक संरचना में कितने संभाग हैं दोस्तों? 6 संभाग हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला है दोस्तों प्रशासनिक, फिर है भर्ती परीक्षा, उसके बाद दोस्तों लेखा, विधि और शोध। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भर्ती प्रक्रिया के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्य।
तो दोस्तों इनका काम है स्थापन करना, चयन करना, नियुक्ति करना, प्रमाणीकरण करना, साक्षात्कार करना। ये सब दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्य हैं। तो दोस्तों मैं इनके ये नीचे लिखने की कोशिश करूंगा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग है उसकी सांगठनिक संरचना में संभाग कितने हैं। दोस्तों 6 संभाग हैं, आप सभी को पता है, देख लिया हमने कि 6 संभाग हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग की सांगठनिक संरचना में। तो पहला है दोस्तों प्रशासनिक। पहला कौन सा है? प्रशासनिक। बस आप समझ लेना, बता दिया मैंने आपको कि पहला है जो प्रशासनिक है दोस्तों। अगर दूसरे की बात करें तो वो है भर्ती दोस्तों। भर्ती प्रक्रिया आरपीएससी के द्वारा कराई जाती है दोस्तों। तो दूसरा है भर्ती। अगर तीसरे की बात करें तो दोस्तों परीक्षा है, इनके द्वारा ही परीक्षा संपन्न कराई जाती है। सेंटर देना, जो बच्चे हैं दोस्तों उनके प्रवेश पत्र ये देना, परीक्षा की जिम्मेदारी है वो भी इनकी है। तो दोस्तों चौथा संभाग है, इसी प्रकार 6 संभाग बनाए गए हैं। चौथा संभाग है वो दोस्तों लेखा है। उसमें जो बजट है, आय व्यय है, उनका लेखा रखा जाता है दोस्तों कि आरपीएससी में जो कमाई हुई है या जो खर्चा लगा है दोस्तों उनका लेखा इसके द्वारा तैयार किया जाता है। उसके बाद दोस्तों 5वां है कानूनी विधि। जो विधि है दोस्तों, 5वां है विधि संभाग। विधि संभाग है उसके दो कई बार दोस्तों कोर्ट में केस वगैरह चल जाते हैं, तो ये विधि विभाग है उनको हैंडल करता है। उसके बाद छठा है दोस्तों शोध। छठा कौन सा है? शोध। छठा शोध है दोस्तों। तो 6 संभाग है दोस्तों और शोध का काम है कि सुझाव देना दोस्तों, सुधार के लिए सुझाव देना और अपने वार्षिक प्रतिवेदन है दोस्तों वो सौंपना। वार्षिक जो प्रतिवेदन है वो सौंपना। प्रतिवेदन किसे दिया जाता है दोस्तों? हमें पता है प्रतिवेदन राज्यपाल को दिया जाता है प्रतिवेदन। तो दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग है उसकी सांगठनिक संरचना में 6 संभाग हैं। पहला है प्रशासनिक, दूसरा है भर्ती संभाग, तीसरा परीक्षा संभाग, चौथा लेखा संभाग, 5वां विधि संभाग और छठा शोध संभाग। दोस्तों ये राजस्थान लोक सेवा आयोग की सांगठनिक संरचना में संभाग है। और भर्ती प्रक्रिया के तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्य दोस्तों मैंने बता दिए। वैसे आपको पता भी है कि स्थापन करना, चयन करना, नियुक्ति करना, प्रमाणित करना दोस्तों, जो फॉर्म निकलते हैं फिर उनको भरवाया जाता है, अपने पास जमा किए जाते हैं, उसके बाद एडमिट कार्ड निकाले जाते हैं। तो ये सब राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्य हैं दोस्तों भर्ती से संबंधित। पहले वैकेंसी निकालना, कितनी वैकेंसी है उनके बारे में, यानी स्थापन, फिर उसके बाद में जो परीक्षा वगैरह हो जाएगी तो चयन करना, और उसके बाद दोस्तों लास्ट है नियुक्ति देना, उसके बाद प्रमाणीकरण करना कि आपको ये संभाग दे दिया गया है, आपको ये जगह दे दी गई है, इसमें आप जॉब कीजिए, अपना काम कीजिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको समझ में आई होगी, आपको अच्छे भी लगी होगी। सो इसलिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो को देखा। और दोस्तों इससे बड़ा धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और लाइक किया। दोस्तों थैंक यू वेरी वेरी मच। ज्ञान दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।